है एवरीवन, दिस इज अज़रा शेख। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 27, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। यहाँ पर आपके सामने सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं: इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। सो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको 4 मार्क के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो एक एक पेज पर मोस्टली आपको लिखना होगा यहाँ पर, और उतना ही कंटेंट मैंने आपको पर क्वेश्चन वाइज यहाँ पर दिया है। तो इसको पहले समझ लीजिए कि क्रॉप यील्ड का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर आप लोगों को मालूम हो कि क्रॉप्स जितनी भी क्रॉप वेराइटीज़ हमने पढ़ी हैं 8th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में, सो वहाँ पर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात की थी। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया था, जो हमारी क्रॉप हमारे पास हुआ करती थी उनकी वेराइटी को हमने इम्प्रूव किया था। ठीक है, वही मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करके चलूँगी, क्योंकि हमें क्रॉप की ही वेराइटी को इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करना है, ताकि हम उसकी यील्ड को इम्प्रूव कर सकें, जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में भी हमने ये किया। ये हुआ 1960 में MS स्वामीनाथन के ज़रिए। उन्होंने हमारे पास मैक्सिको की जो राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी, राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी थी, उसको वो लेकर आए, और उसके ज़रिए से हमने अपनी क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव किया। तो क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कैसे किया होगा? वो डायरेक्टली वहाँ पर लेकर आए होंगे और उसको ज़मीन में डाल दिया होगा और मिट्टी में उसकी ग्रोथ होगी? ऑफ कोर्स नॉट। एक स्टेप्स होती है ना, कि पहले हमें उसको वैरायटी को चेक करना है कि वो हमारी सॉइल के लिए ठीक भी है या नहीं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम उसको लगाते हैं, और उसके बाद उसकी यील्ड को देखते हैं कि कितना ज़्यादा यील्ड वहाँ पर आई है। ये जो सिस्टमेटिक तरीका होता है, इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। तो इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड बेसिकली क्या है? साइंटिफिक मेथड्स एडॉप्टेड टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। यही आपका इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड है। इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम 3 तरीके अपना सकते हैं। एक तो हमें अपनी वेराइटी को इम्प्रूव करना होगा, हमें प्रोडक्शन को मैनेज करना होगा, और उसके साथ साथ उसके प्रोटेक्शन को भी मैनेज करना होगा। कभी-कभी यहाँ पर मैनेजमेंट को हटाकर इम्प्रूवमेंट ही लिख देते हैं। प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, मैनेजमेंट लिखा हो, इम्प्रूवमेंट लिखा हो, जो आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है? और इससे एक ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पर आपके सामने GTSSB में क्वेश्चन पूछा गया था TGT साइंस 2021 में, जहाँ पर उन्होंने इसके अलावा एक एक और टर्म दी थी, उसमें दिया था क्रॉप एफिशिएंसी मैनेजमेंट। तो एफिशिएंसी इसके अंदर नहीं आता। आपको क्या देखना है? वैरायटी को इम्प्रूवमेंट करना है, प्रोडक्शन को मैनेज करना है, और प्रोटेक्शन को मैनेज करना है। देखिए, वैरायटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे? क्योंकि हमें ज़्यादा इम्प्रूव करना है यील्ड में, क्वांटिटी में, तो हम हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स को यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने मैक्सिको मैक्सिको का सेमी ड्वार्फ राइस को यूज़ किया था इन केस ऑफ फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? डिसीज रेसिस्टेंट वेराइटीज़ यूज़ करेंगे। ऐसी क्रॉप्स को यूज़ करेंगे जहाँ पर जो डिसीज़ रेसिस्टेंट हो, जो हमने बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको बनाया हो, BT टेक्नोलॉजी से, और उसमें डिसीज़ ना हो। तो डिसीज़ रेसिस्टेंट वैरायटी होंगी तो ज़्यादा हमारी क्रॉप होगी। ड्रॉट एंड फ्लड रेसिस्टेंट भी हो, कि मान लीजिए कहीं पर ड्रॉट आ जाता है या फ्लड आ जाता है, ज़्यादा पानी आ जाता है, तो उसको भी रेसिस्टेंट करने वाली क्रॉप। ये सारी वैरायटी इंप्रूवमेंट क्रॉप्स होंगी, ठीक है? अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़, ज़्यादा जल्दी आपको चाहिए तो अर्ली मैच्योरिंग वैराइटीज़। इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी। देखिए, न्यूट्रिशन क्वालिटी में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर गोल्डन राइस का। तो गोल्डन राइस भी इसी के अंदर आ जाएगा, वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर। गोल्डन राइस को किसने बनाया था? यहाँ पर इंगो इंगो पॉट्रिकस। ठीक है, इंगो पॉट्रिकस एंड पेटर बेयर ने, इंगो पॉट्रिकस एंड पेटर बेयर ने ये बनाया था 1990 के अंदर। अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है? इसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये आपकी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए। हाई यील्डिंग व्हीट एंड राइस वेराइटीज डेवलप ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन। वही मैंने आपको बताया, उसका नाम भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। जो हाई यील्डिंग व्हीट की वेराइटीज, राइस वेराइटीज थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर, तो उसमें है लर्मा, लर्मा राजो, और एक था सोनोरो 64। ये व्हीट प्रोडक्शन के लिए हाई वेराइटीज़ यूज़ की गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशनल मैनेज करना होगा। हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर क्या किया? NPK प्रोवाइड किया फर्टिलाइजर के ज़रिए। N होता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है? और नाइट्रोजन से क्या होता है? नाइट्रोजन से प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन वगैरह बनती है। P से होता है आपका फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से क्या होता है? ये रूट के अंदर एडिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? रूट में, सीड के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है, सीड डेवलपमेंट में। उसके बाद आ जाता है आपका पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पोटेशियम से आपके जो प्लांट है वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, प्लांट रेसिस्टेंट हो जाते हैं डिसीज़ के लिए,
और वेदर रिलेटेड फिनोमिना के लिए भी, कि जैसे अभी आपने बात की थी ना ड्रॉट एंड रेसिस्टेंट वेराइटीज़ की, ड्रॉट रेसिस्टेंट, तो वेदर फिनोमिना के लिए भी वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं जब पोटेशियम उनके अंदर ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये भी हमने यूज़ किया था, यहाँ पर आ जाएगा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में। यूज़ ऑफ मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ये सब हम करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। इरिगेशन के अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्रॉपर वाटर सप्लाई, कैनाल्स के ज़रिए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए, ड्रिप इरिगेशन के ज़रिए। जैसे अगर आप लोगों को मालूम होगा कि साउथ इंडिया के अंदर कैनाल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे गंगा यमुना रीजन पर, उसके अलावा रिवर्स में लिफ्ट सिस्टम होता है, रिवर्स लिफ्ट सिस्टम, ये आप इसके इरिगेशन के अंदर लिख सकते हैं, रिवर्स लिफ्ट सिस्टम। ये भी मोस्टली आपका साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। उसके अलावा टैंक्स यूज़ किए जाते हैं, ये तो थ्रू आउट द इंडिया हो जाएँगे। टैंक्स आपके थ्रू आउट द इंडिया। इसमें क्या होता है, स्मॉलर कैचमेंट एरियाज़ होते हैं। तो ये आपका इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न्स में आप मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज़ कर सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि किस-किस तरीके से हमें क्रॉपिंग करनी चाहिए, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक में भी है। फिर एक क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के लिए आपको वीडीसाइड यूज़ करना होगा, जिससे आपके वीड्स कंट्रोल हो सके। उसके अलावा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने होंगे ताकि आपका पेस्ट कंट्रोल हो सके, एंड फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं अलग-अलग डिसीज़ेज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली फाइनली हमें क्या लिखना है कि इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी, इंक्रीज फार्मर्स इनकम एंड सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। आप चाहें तो इस वन गो में जाकर आप इसको एक बार याद कर सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए आपको हाई यील्डिंग वैरायटीज़ चाहिए, डिसीज रेसिस्टेंट क्रॉप चाहिए, ड्रोट एंड फ्लड रेसिस्टेंट होनी चाहिए, बेटर न्यूट्रिशन क्वालिटी होनी चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर न्यूट्रिशन का मैनेजमेंट हो, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो, और क्रॉपिंग पैटर्न्स आपने मिक्स्ड यूज़ किया है, इंटर क्रॉपिंग यूज़ किया है, क्रॉप रोटेशन यूज़ कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में वीड का कंट्रोल, पेस्ट का कंट्रोल, सारी चीज़ों का हमने कंट्रोल करना है। इससे फ़ायदा क्या होंगे, ये सारी चीज़ें करने से क्या फ़ायदा होगा, फूड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हाई फार्मर इनकम होगी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, एंड फूड सिक्योरिटी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, जैसे हमने एग्रीकल्चर में इम्प्रूव करने के लिए क्या क्रॉप वेराइटीज़ को, सो वहाँ पर भी हम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे थे। इसी तरीके से हमें एनिमल्स की रियरिंग करवानी है सिस्टमेटिक तरीके से, जिसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहेंगे। एनिमल्स लाइव स्टॉक फॉर ऑब्टेनिंग, ताकि हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल सकें, सच एज मिल्क, मीट, एग, वोल एंड लेदर, जो एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट्स होते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए मिल्क फर्स्ट नंबर पर आता है इंडिया में, एग सेकंड नंबर पर, 142 बिलियंस एग एनुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में, और मीट आता है फिफ्थ नंबर पर इन केस ऑफ पोल्ट्री एंड बफेलो। ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पर, ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए मिल्क, मीट, एग का। ब्रीड की क्वालिटी भी हम इंप्रूव करेंगे, एंड प्रिवेंट करेंगे एनिमल डिसीजेज, जो भी हमारे पास कैटल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं उनमें डिसीजेज नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री में हम करने वाले हैं। प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन। मेजर कंपोनेंट क्या आएंगे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इंडिया में केटल फार्मिंग होती है, मिल्क का प्रोडक्शन, डेयरी फार्मिंग सबसे ज़्यादा नंबर पर है। फिर है ड्राफ्ट लेबर। देखिए ड्राफ्ट लेबर क्या होता है यहाँ पर, जो भी हम एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लोइंग आप उसको कह सकते हैं, वहाँ पर जो उनका फिजिकल काम करवाया जाता है। तो प्लोइंग करवाना है फील्ड को, या फिर आपको पुलिंग करवाना है ब्लॉक कार्ड्स को। ठीक है, पुलिंग भी इंडिया के अंदर होती है, पुलिंग होती है ब्लॉक कार्ड्स की। उसके अलावा वाटर निकलवाना है, अगर ड्राइंग करवा रहे हैं आप वाटर की, ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, तो ये आपका ड्राफ्ट लेबर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट तो ये केटल फार्मिंग के जरिए ही हो पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें एक प्रोडक्शन जिसको लेयर्स कहते हैं, मीट प्रोडक्शन ब्रॉलर्स, और फिशरीज़ के अंदर इनलैंड फिशरीज़ होती हैं, पॉन्ड्स रिवर्स में अंदर मरीन फिशरीज़ होती हैं, सी के अंदर। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस इनके साथ हो सकती हैं, हमारी फीड जो है वो बैलेंस रहेगी, जिस जिस न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मीट कर पाएंगे। Clean shelter, vaccination, proper breeding technique. Animal husbandry play a vital role in rural economy and provides nutritional security. ये ऑब्जेक्टिव्स मैंने सब यहाँ पर लिख दिए हैं कि मीट और मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ब्रीड क्वालिटी इंप्रूव होगी, प्रिवेंट एनिमल डिसीजेज एंड प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन। क्या इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस यहाँ इससे होगी, बैलेंस्ड फीड हो पाएगी, क्लीन शेल्टर और वैक्सीनेशन। केटल फार्मिंग में मिल्क, डेयरी फार्मिंग, ड्राफ्ट लेबर यहाँ पर पढ़ा, पोल्ट्री फार्मिंग में हमने लेयर्स पढ़ा, बॉयल एग के प्रोडक्शन के केस में, और मीट के प्रोडक्शन के केस में हमने ब्रॉयलर्स उसको कहते हैं। फिशरीज में इनलैंड फिशरीज होती है एंड मरीन फिशरीज। सो फाइनली एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मैनेज करने के लिए ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म लाइव स्टॉक इंक्लूडिंग कैटल्स, पोल्ट्री एंड फिशेज। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल
essential protein rich resources such as milk मिल सकता है, मीट एंड एग्स। बियॉन्ड न्यूट्रिशन, इसके अलावा और हमें क्या मिलता है, इट सर्व्स एज अ क्रूशियल इकोनॉमिक पिलर। हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक बड़ा इकोनॉमिक पिलर का ये काम करता है। ऑफरिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम फॉर रूरल फार्मर्स, इट सपोर्ट्स इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। दो, यूज ऑफ एनिमल वेस्ट एज ऑर्गेनिक मैन्यूर। देखिए सस्टेनेबल का मतलब होता है सस्टेन, जो आपकी भी नीड को पूरा कर रहा है और आने वाले जनरेशन की नीड को भी पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट उससे होता है, रूरल फार्मर्स की इनकम्स बढ़ती है, और उसके साथ साथ ये हमारे जो फार्मिंग सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम कैटल्स की रियरिंग करेंगे तो उनसे जो भी मैन्यूर प्रोड्यूस होगा, जो उनका डंग प्रोड्यूस होता है, वो हम एज ए ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड में। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हो गया। टू मीट द ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड्स द सेक्टर मस्ट ओवरलेप ऑनगोइंग चैलेंजेस, जैसे कि fodder scarcity, disease outbreak, and low productivity of indigenous breeding by adopting modern variety, healthcare and advanced cross breeding programs। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के केस में, इस तरीके से आप वहाँ पर कंक्लूजन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग आपको पता है कि जितनी ज़्यादा क्रॉपिंग में इंटरक्रॉपिंग होगी, मतलब एक के बाद एक क्रॉप यूज़ करेंगे या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग यूज़ करेंगे, इसका मतलब है मोर देन टू वेराइटीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर साइमल्टेनियसली सेम फील्ड में, तो उससे क्या होता है, डेफिनिट रो पैटर्न, मतलब आपकी ज़्यादा क्रॉप यील्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या ज़रूरत है इंटरक्रॉपिंग की? बेटर यूटिलाइजेशन न्यूट्रिएंट्स। अब आपको पता है कि आपकी ज़मीन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपके पास कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। अलग 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 यहाँ पर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स को तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए, कुछ को स्पेसिफिक चाहिए, तो हम कुछ अलग अलग क्रॉप्स को वहाँ पर लगा देते हैं जो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से न्यूट्रिएंट ले लें। वरना क्या होगा कि न्यूट्रिएंट ख़राब हो जाएंगे। तो बेटर यूटिलाइजेशन करना है न्यूट्रिएंट्स का। डिफरेंट क्रॉप एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिफरेंट सॉइल लेयर्स। रिड्यूस पेस्ट एंड डिसीज स्प्रेड। ज़्यादा मतलब पेस्ट का भी रिड्यूस हो जाएंगे, जो डिसीज स्प्रेड होती है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ वहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं, कुछ वीक प्लांट होते हैं। तो अगर डिसीज आती है तो दूसरे प्लांट उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि डिसीज भी कम स्प्रेड होंगी। तो पेस्ट ऑफ वन क्रॉप कैन नॉट इजीली स्प्रेड टू अनदर। हाई यील्डिंग वेराइटीज, अब आपने तो कहा ना कि इंटर क्रॉपिंग यहाँ पर हो रही है, अब मान लीजिए इस पर पेस्ट लग गया, तो अगर यहाँ पर मोनोक्रॉपिंग होती तो क्या होता, इस पे भी पेस्ट लग जाता। लेकिन इंटर क्रॉपिंग है तो वो उसको रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो रेसिस्ट हो सकता है पेस्ट का। हाई यील्डिंग स्टेबिलिटी, इफ वन क्रॉप फेल हो जाती है तो दूसरी सर्वाइव करती है, ये अच्छे चांसेस हैं। इससे हमें मतलब एटलीस्ट कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि एक क्रॉप तो मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है वहाँ पर। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि सॉइल इरोजन कब होता है, जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की खत्म हो जाती है। तो उस केस में जो अलग अलग प्लांट है वो अलग अलग तरीके से सॉइल को इरोजन से बचाते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सोयाबीन के साथ हम मेज लगा सकते हैं, वीट के साथ ग्राम लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल एग्जाम में वही देने हैं आपको जो पॉसिबल कंडीशन है, जो हो रहा है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इंटरक्रॉपिंग से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है, और रिड्यूस एग्रीकल्चरल रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 6 मंथ के लिए कोई क्रॉप लगाई, एक ही क्रॉप थी, उस पर पेस्ट लग गया, वो खराब हो गई, या कोई भी कंडीशन आ गई, ड्रॉट वगैरह कुछ भी। अगर इंटरक्रॉपिंग होगी तो कुछ तो आपको वहाँ से मिलेगा ना। तो ये वहाँ पर एग्रीकल्चर रिस्क को रिड्यूस करता है। देखिए यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है, सोयाबीन मेज वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वीट एंड ग्राम। बेटर यूटिलाइजेशन होता है न्यूट्रेंट का, क्योंकि अलग अलग सॉइल लेयर से अलग अलग क्रॉप अलग अलग न्यूट्रेंट्स को यूटिलाइज करते हैं। एक क्रॉप फेल हो जाएगी तो दूसरी सर्वाइव करेगी, यहाँ पर आप पिक्चर से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से गिवन है। तो ये सब अच्छा, इंटरक्रॉपिंग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जहाँ पर टू और मोर देन टू क्रॉप्स को यूज़ किया जाता है इन प्रोक्सिमिटी में, सेम फील्ड के अंदर, टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज़। जो भी रिसोर्स हमने यूज़ किए हैं उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए। एनहेंस इकोसिस्टम सर्विसेज, दिस मेथड एड्रेसेस क्रिटिकल नीड इन मॉडर्न फार्मिंग में, जो हमें क्रिटिकल नीड है क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा क्रॉप हमें चाहिए, तो मैक्सिमाइज़ करना है यील्ड को पर यूनिट लैंड। सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट यूज़, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स। आपको पता है कि लेग्यूम्स नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो लेग्यूम्स सॉइल से तो नाइट्रोजन को नहीं लेते, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल के अंदर आता है बैक्टीरिया के जरिए, उसको लेते हैं। तो इस तरीके से जो अदर न्यूट्रिएंट है वहाँ पर वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। तो बेसिकली हम लेग्यूम्स के जरिए नाइट्रोजन फिक्स करवा सकते हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है तो वहाँ पर भी हम लेग्यूम्स लगा सकते हैं, ठीक है। And suppressing the weed naturally. Furthermore, intercropping reduces the
risk of total crop failure by diversifying the harvest, and it disrupts pest life cycle. जो पेस्ट होते हैं ना, जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल को डिसरप्ट कर देता है, देर बाय रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अच्छा, केमिकल पेस्टिसाइड क्यों नुकसान देते हैं? आपको पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से अच्छा तो बहुत हुआ है, लेकिन कुछ नुकसान क्या हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे, जिसमें एनपीके का नाम बहुत ज़्यादा आता है। अब एनपीके जो पोटेशियम और आपका फास्फोरस नाइट्रोजन है, ये हमारी सॉइल के अंदर ज़्यादा बढ़ गया। ऐसे क्या होता है, क्योंकि फार्मर्स ने उसको इतना ज़्यादा अमाउंट में यूज़ किया कि जो हमारी सॉइल की क्वालिटी थी वो ख़राब होती रही। धीरे धीरे करके वहाँ पर सॉइल आपकी ड्राई हो गई, और फिर ये जो आपका फर्टिलाइजर्स है ना, ये वाटर में भी चला गया, वाटर कैनाल में, और वाटर कैनाल से हमारे ग्राउंड वाटर सिस्टम में जाकर ये हमें पानी के जरिए मिलने लगा। तो इससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है, क्योंकि हमें कंटामिनेटेड वाटर वहाँ पर मिलता है। तो हमारी केमिकल पेस्टिसाइड से जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी अगर हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि किस तरीके से वाटर ख़राब होता है ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करने से। सो देखिए ये कितनी अच्छी यहाँ पर इमेज है। इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये मोनोक्रॉपिंग की है इन पर्सन ने, तो लो यील्ड इनको मिली है, उनकी सॉइल डिप्लेट हो गई है। यहाँ पे इन्होंने इंटरक्रॉपिंग की है तो इनको हाई रिसोर्स मिले। इन्होंने एफिशिएंसी, सॉइल फर्टिलिटी का मतलब यूज़ किया, लेग्यूम्स लगाएँ ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। पेस्ट कंट्रोल के लिए इन्होंने मैरीगोल्ड लगा दिया, तो उससे रिस्क इनका कम हो गया। देखिए कितनी अच्छी से यहाँ पर ग्रोथ हो गई है। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग एनिमल्स के केस में मेटिंग करते हैं दो डिफरेंट ब्रीड्स को, एनिमल्स की और वेराइटी प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट की भी वैरायटी या एनिमल्स की, लेकिन दो अलग अलग ब्रीड को हम वहाँ पर क्रॉस करवाएंगे, और उससे जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर का होगा। जैसे म्यूल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पर डंकी एंड हॉर्स को हमने एक जगह मिलाकर मेटिंग उनकी करवाई, तो उससे हमें म्यूल पर मिला था। तो यहाँ पर आपको जो ऑफ स्प्रिंग मिलते हैं वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स के मिलते हैं, क्योंकि जो भी वहाँ पर डीएनए मतलब क्रोमोसोम्स ऐड किया जाता है, उसके अंदर अपनी मर्जी के डीएनए डाले जाते हैं। ये तो मैं आपको आम लैंग्वेज में बता रही हूँ, आप इसको साइंटिफिक तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ग्रोथ रेट बढ़ती है, एनहेंस्ड डिसीज रेसिस्टेंस और इम्प्रूव्ड क्वालिटी रेट्स। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो जो जर्सी कैटल है वो बहुत ज़्यादा, ये काव है जो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है, वो भी एक ब्रीडिंग मतलब इंडिजीनियस काव है, उसको एक्सोटिक ब्रीड के साथ किया गया है। तो जर्सी कैटल और हॉल्स्टीन फ्रीस्टन टू इंक्रीज द मिल्क यील्ड। एडवांटेज क्या है, हाइब्रिड वाइगर मतलब बेटर प्रोडक्टिविटी होगी, ग्रोथ फास्ट होगी, इम्प्रूव्ड रेसिस्टेंट। क्रॉप ब्रीडिंग कंबाइंस डिजायरेबल ट्रेड्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर इस पिक्चर में आप सब देख सकते हैं, F1 हाइब्रिड पढ़ा होगा ना जेनेटिक्स के केस में, F1 हाइब्रिड, F2 हाइब्रिड। तो यहाँ पर हमने जो जर्सी काऊ थी उसको हॉल्स्टीन फ्रिस्टीन के साथ में F1 हाइब्रिड किया, और उससे जो हमें यहाँ पर काऊ मिली उस वो बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती थी। तो क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ इंडिजिनियस काऊ विद जर्सी एंड हॉल्स्टीन ब्रीड टू इंक्रीज मिल्क यील्ड। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, डिसीज रेजिस्टेंस रहेंगे एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ट्रेड्स। एडवांटेज क्या है, बेटर प्रोडक्टिविटी होगी, हाइब्रिड वाइगर एंड फास्टर ग्रोथ एंड इम्प्रूव रेसिस्टेंस, जिससे आपका इनकम भी इंक्रीज होगी। सो क्रॉस ब्रीडिंग इज मेटिंग, ये तो आपने पढ़ ही लिया। सो फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी और एनवायरमेंट, उसके बाद हम कार्बन वाला चैप्टर लेकर आएंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट पीपल्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।